लास्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पाइवॉटिंग के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था कि पाइवॉटिंग इज़ अ टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को जो कि ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल एरे में होगा, 2D एरे होगा, यानी रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में होगा, बस हमें उसे रीअरेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रो, अकॉर्डिंग टू कॉलम, जैसा हमें ठीक लगे, ठीक है। फॉर रोटेटिंग द रो एंड कॉलम यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस, आप मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो अगर आपको रो वाइज या कॉलम वाइज रोटेट करना है तो। आप चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दो, उससे भी हो जाएगा। आप चाहो तो पर्टिकुलर रो का नाम लिख लो, उससे भी रोटेशन हो जाएगा, रीअरेंजिंग हो जाएगा। इट वर्क्स ऑन अ टेबुलर डेटा, ऑब्वियसली ये पाइवॉटिंग हमेशा उसी पे होगी जहाँ पर टेबल फॉर्मेट में डेटा होगा, ठीक है, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में होगा, वहीं पे पाइवॉटिंग की जा सकती है। और पाइवॉटिंग का सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो यही है कि अगर कोई डेटा रिपीटिशन हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है, तो उसको वो रिड्यूस कर देता है पाइवॉटिंग, ठीक है। और जैसे आपने एक्सेल में डेटा बनाया होगा, MS एक्सेल पे काम किया है कभी, MS एक्सेल में जब आप डेटा बनाते हो, ठीक है, तो MS एक्सेल में भी आप टेबल को सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर वो हम क्लिक के थ्रू करते हैं। इसमें पाइथन में यही चीज़ हम कोडिंग के फॉर्मेट में करेंगे, कोड लिखेंगे इसमें। डाटा रिडंडेंसी कम कैसे करते हैं? जैसे आपको पूरा डेटा नहीं देखना, आपको सिर्फ ट्यूटर का देखना था, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बनाया भी था, ठीक है। ठीक है, तो वो अपन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आपको पाइवॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइवॉटिंग इज डन यूजिंग पाइवॉट फंक्शन, ठीक है। पाइवॉट फंक्शन इज इनसाइड द डेटा फ्रेम, ऑब्वियसली डेटा फ्रेम के अंदर ही पाइवॉट होता है, मतलब डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे उसी के थ्रू आप पाइवॉटिंग कर पाओगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, है ना। अब ठीक, अब यहाँ पर आपने जैसे एक एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास लगी थी, उसमें अपन ने देखा था, अपन ने पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, अपन ने नमपाई को इंपोर्ट किया, है ना। वैसे कायदे से नमपाई की ज़रूरत नहीं थी, पर अपन ने फिर भी कर दिया है, नमपाई की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमने क्या किया, एक वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी, हमने जो डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, इस डिक्शनरी में आपने एक तो ट्यूटर, एक क्लासेस और एक कंट्रीज, ये 3 आपने कॉलम क्रिएट किए। और इसमें ट्यूटर में भी ये जो नाम है, ये एक डिक्शनरी के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट की है, की और वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या है, लिस्ट के फॉर्म में। वैसे ही आपने क्लासेस, ये एक की है, और ये जो 28, 36, 41, 32, 40 ये क्या है, दे आर द वैल्यूज़। और वैसे ही कंट्रीज़ एक की है, और इसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस डिक्शनरी को फिर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और किस में सेव कर दिया, DF1 में सेव कर दिया। इस DF1 को हमने प्रिंट कराया तो आपका ये पूरा टेबुलर फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड पाइवॉट फंक्शन। पाइवॉट का काम क्या है, टू रीअरेंज। अब आपको कैसे रीअरेंज करना है ना। कायदे से आपका जो कॉलम्स हैं वही आपका अब इंडेक्स बन रहा है। कंट्रीज़ जो है USA, UK, जापान, USA, ब्राज़ील, ये सब आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। कॉलम्स क्या हो गया, है ना। ट्यूटर्स जो हैं वो कॉलम बन जाएंगे, तहीरा, गुरजोत, ये कॉलम की हेडिंग बन जाएगी। और वैल्यू क्या रहेगी, क्लासेस। और बाकी जो भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी वहाँ पर NaN लिखा आ जाएगा। ये रन करके देखा था अपन ने, है ना। चलो इसको मतलब जैसे आपने DF1 डॉट पाइवॉटिंग का पूरा इंडेक्स कॉलम वैल्यू लिखा है, तो वो ना लिख के एक और डेटा फ्रेम क्रिएट करके वो लिख देते हैं। मतलब DF1 को तुम DF2 में सेव करना चाहती हो, ऐसे कॉपी बनाना चाहती हो। नहीं, जैसे लास्ट वाली जो लाइन है, हाँ, ये वाली लाइन है, जो प्रिंट DF1
DF1 लिखा है वहाँ तक ठीक है, फिर जो बाकी आगे पाइवोटिंग वाला पूरा है, अगर उसमें हम एक और डेटा फ्रेम में पहले हाँ कॉपी बनाना चाहती हो, वही तो बोल रहा हूँ, है ना, कॉपी बनाना चाह रही हो ना। वही है जैसे import number DF2 हाँ क्या कहते हैं उसकी जरूरत नहीं थी पर हाँ तो हटा दो उसको। हाँ अगर एग्जाम में भी जरूरत नहीं और लिखा है तो नंबर नहीं नंबर नहीं कटते। फिर आप ही लिखाएंगे हम कौन ठीक है, और फिर इसको अपन प्रिंट DF, चलो करके देखते हैं इसको। फाइल में गए, ये सेव किया, फिर रन पे गए, रन मॉड्यूल। ठीक है, नहीं आया समझ में? ये नहीं कहना चाह रही थी, कहाँ गई? मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ओके पूरा नहीं किया ना, बस लास्ट की 3 लाइनें लिख दी। बताओ। लास्ट की 3 लाइनें। अरे भाई गलत है ये, देखो क्यों गलत है। पाइवॉट हाँ, किसके अंदर आता है, अपन ने क्या पढ़ा? तो भैया डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट पाइवॉट लिखना पड़ेगा ना, अच्छा, हाँ, है ना। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये लो, ये मैं समझा रहा हूँ, समझ। यहाँ पर कहाँ गई कोडिंग? हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो अपन ने क्या किया है, डेटा फ्रेम 1 को प्रिंट करा दिया, ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिखते हो df1 डॉट पाइवॉट, देखो बेटा पाइवॉट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता। पाइवॉट एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा फ्रेम के अंदर होता है, और किसी भी मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए उस मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर पाइवॉट फंक्शन तभी यूज़ हो पाएगा जब डेटा फ्रेम हो। तुमने शायद df1 नहीं लिखा है ना पाइवॉट से पहले। देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ, है ना, ये अपन ने इसको सेव किया और रन करता हूँ, क्या आ गया? है ना, क्या एरर आया? पढ़ो, नेम पाइवॉट इज नॉट डिफाइंड। पाइवॉट फंक्शन जो है उसको आपका प्रोग्राम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा कि ये पाइवॉट है क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये जो पाइवॉट फंक्शन है वो किसके अंदर होना चाहिए, df1 डॉट पाइवॉट। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है, ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज सॉर्टिंग। ठीक है, अब सॉर्टिंग आपको पता ही है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज द डेटा इन आइदर ascending or
डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप डेटा को अरेंज करते हो तो ये सॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। ठीक, तो आपके यहाँ पर पाइवोटिंग जब आप करते हो तो पाइवोटिंग में भी आप दो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, ये भी डेटा फ्रेम के अंदर ही है। एक तो है SORT, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, इसका काम क्या होगा, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। और वैसे ही एक और होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, यानी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना, समझे। इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, एक्सेस इक्वल्स टू 1 यानी रो ना, हाँ, और 0 इक्वल्स टू कॉलम, ठीक, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जो सीख रहे हैं वो दो फंक्शन सीख रहे हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ और सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जैसे ऑब्वियसली हमको भी समझ में आ रहा है नाम से ही, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्टिंग करते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो वो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर आप इंडेक्सिंग, चाहे वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो चाहे बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो, अगर आप इंडेक्स की मदद से सॉर्टिंग करते हो तो वो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में भैया, हाँ बेटा, जैसे इंडेक्स में अपन ने सॉर्टिंग की, तो समझ लो इंडेक्स था 4 2 3 1, अभी हो गया 1 2 3 4, तो इंडेक्स के सामने की वैल्यू इंक्लूड करनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अपन ने जो बनाया है, इसी में हम एक काम करते हैं, df3 इक्वल्स टू, हमने एक और नया डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं यही सेम pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और फिर यहाँ पर df1 डॉट, अब अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर, ठीक है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ हमने यूज़ किया। और इसमें अब सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू में अब आपको कौन सी वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने चलो क्लासेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आपको सॉर्ट वैल्यू के अंदर लिखना पड़ेगा बाय, है ना। अब आपको कौन से कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया क्लासेस, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अच्छा, बड़ा, हाँ बड़ा सी है, वही देख रहा था क्या, बाय मतलब किसकी मदद से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं, मतलब ये लिस्ट भी हो सकती है, आप मल्टीपल सॉर्टिंग भी कर सकते हो ना, एक कॉलम 2 कॉलम, है ना। तो ये अपन ने किया, ठीक। ये सिर्फ इंट और फ्लोट पे होगा ना, हाँ, इंट और फ्लोट पे होगा ना, नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है, देखते हैं, है ना। ये समझ में आया, हाँ, है ना। अच्छा, अब इसको मैं कोशिश करता हूँ भैया, df2 नहीं प्रिंट करा रहा हूँ अभी, कन्फ्यूजन ना हो, df3 कर दे रहा हूँ इसको, है ना। देखते हैं चलता है कि नहीं। फाइल में गए, सेव पे गए, रन पे गए, रन एज, ठीक है, हुआ कि नहीं, पक्का। ये देख लो, ये देखो 28 सबसे बड़ी वैल्यू है ना, हाँ बोल रही है, देखो सबसे छोटी है,
अरे असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है ना बेटा, देखो ये 28 के बाद छोटे से नेक्स्ट, बड़ा जा रहा हाँ हाँ हाँ, है ना, हाँ ठीक, समझ में आया ना, है ना। तो ये सॉर्ट बाय वैल्यू हो गया। अच्छा, जैसे अपन क्लासेस की जगह किससे करके देख लें, कंट्रीज से करें, हाँ सी छोटा है ना, कंट्रीज, ठीक। फिर से भैया ये सेव और ये रन, ठीक है। अब देखो आप बी जे यू यू यू, और यू में भी फिर के एस, है ना, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हो गई, पर ये क्या हुई, सॉर्ट बाय वैल्यूज। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हमने क्लासेस लिखा था, सॉरी सी बड़ा है, क्लासेस लिखा था, ठीक है। तो उसने क्लासेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। अब यहाँ पर जो आप सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन लगा रहे हैं, इसमें आप एक और पैरामीटर यूज कर सकते हो, दैट इज असेंडिंग, ठीक है। क्या यूज किया अपन ने, असेंडिंग, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है ट्रू, पर भैया आपको क्या करना है, अब अगर मैं असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करता हूं तो ऑब्वियसली ये क्या आंसर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज ट्रू, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, असेंडिंग ही होता है बेटा, असेंडिंग ही होता है। मतलब ये एक पैरामीटर है, इसकी जगह जैसे मैं लिखूं डिसेंडिंग इक्वल टू तो भी ये वैल्यू और इंडेक्स को साथ में कर सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी, वैल्यू करो एक डेटा फ्रेम में सेव करा के उसको प्रिंट करा दो, इंडेक्स से करो दूसरे डेटा फ्रेम में डाल के उसको प्रिंट करा दो, आपकी मर्जी, ठीक है, समझ में आया ना। तो डिसेंडिंग नहीं होता, असेंडिंग ट्रू या फॉल्स होता है, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज ट्रू, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखना पड़ेगा। पक्का ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बोलो बोलो क्या हुआ? नहीं है सर, पक्का वादा? वो सर हाँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर समझ में तो आ रहा है हाँ, ना? समझ आया। हाँ, बस मेरा यही है। और अभी इसको नोट भी करना, ऐसा नहीं है भैया, लिखना जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग उसके की पॉइंट्स नोट करते जाओ, ताकि एग्जाम में जब पढ़ोगे भैया तो वही तो आपके नोट्स बनेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज ऑलवेज ट्रू, तो ये लिखना पड़ेगा, है ना, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ असेंडिंग पैरामीटर इज ट्रू, है ना। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। मतलब ये आप अपने नोट्स लिखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज सॉर्ट बाय वैल्यू, समझ लिया। अब हम बात करते हैं सॉर्ट बाय इंडेक्सिंग, इंडेक्स के थ्रू सॉर्टिंग करते हैं। तो भैया इंडेक्स के थ्रू अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो बस यही सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। इसी को मैं कॉपी, इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं भैया, डेटा फ्रेम 4, और यहाँ पर सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। पर अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको वैल्यू से तो करना नहीं है, तो आपको यहाँ पर बाय तो लिखना नहीं पड़ेगा, इंडेक्सिंग से हो रहा है। इंडेक्सिंग तो आपको पता है किस पे अप्लाई होती है, रो में, ठीक है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखोगे तो डिसेंडिंग में होगा,
नहीं तो आपकी मर्जी। जैसे हमने, चलो इसको अपन रन, एक मिनट, इसको अपन यहाँ पर पहले तो मैं लिख दूँ प्रिंट, ठीक है। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। इस पे गए, सेव, रन, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये सॉर्टिंग ऑब्वियसली किस पे अप्लाई हुई है, रो पे अप्लाई हुई है ना। पहले जो था आखिरी में चौथे नंबर पे वेंकट 40 ब्राज़ील, अब वो कहाँ पहुँच गया है, वेंकट 40, क्योंकि अपन ने यहाँ लिखा है बच्चों असेंडिंग इक्वल टू फॉल, तो ऑब्वियसली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, नॉट द वैल्यूज। चौथा वाला सबसे ऊपर है, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर 0, है ना। तो ये इंडेक्सिंग बाय सॉर्टिंग बाय इंडेक्स, ठीक है। अब तकलीफ में कोई कमी, पक्का समझ में आया। ये अब आप नोट कर सकते हो, ये प्रोग्राम नोट करना है, इसमें आपका पूरा है। हाँ ऊपर का तो बनाया हुआ है। हाँ ऊपर का लिखा हुआ, ये आगे का इतना आप लिख सकते हो, ये आपका काम का है, जो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो है। वैल्यू और इंडेक्स की डेफिनेशन लिखा हुआ है। Arranging the table in ascending or descending order according to the वैल्यूज, है ना। और यही सेम चीज़ इंडेक्स में आ जाएगी, बस यहाँ पे वैल्यूज की जगह अकॉर्डिंग टू द रो इंडेक्स करता हूँ। हाँ, बाय डिफॉल्ट ascending parameter is true, ठीक है।
लिख लिया? तो प्रोग्राम भी दिखाऊं कि पहले ये लिखना है? एक मिनट। अबे पूरा नहीं लिखना, ये लास्ट क्लास में। हाँ वही हाँ ठीक नहीं, लिख ले लिख ले। नहीं हो गया। ठीक, चले आगे। चलो, तो ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब वैसे ही जो नेक्स्ट आता है प्रोग्राम, अभी रुको ना, चेंजेस हो गए उसमें, एक साथ लिख लेना या, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन समझते हो? एग्रीगेट समझते हो, है ना? एग्रीगेशन में आपके सारे मल्टीपल वैल्यू फंक्शन आ जाते हैं, जैसे काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, ये तो कर चुके हो, है ना? मिन, मैक्स सब कर चुके हो, स्टैंडर्ड डिवीजन, बस यही सेम एग्रीगेशन कहलाता है। तो आप इस पे भी, आप पाइवोटिंग पे भी एग्रीगेशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने लिखा DF 5, है ना, इक्वल PD डॉट डेट, नहीं इसमें डेटा फ्रेम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक मिनट डायरेक्ट करके देखते हैं, प्रिंट, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे DF1 डॉट काउंट फंक्शन लगा। ठीक है, करके देखते हैं, है ना। और ये गए अपन फाइल पे, सेव किया, रन पे गए, रन मॉड्यूल, तो काउंट फंक्शन नहीं यूज हुआ। हाँ तो काउंट फंक्शन ही तो किया। और एग्रीगेशन क्या था? अबे एग्रीगेशन इज द हेडिंग, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे मल्टीपल वैल्यूज पे अप्लाई होने वाले फंक्शंस, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, मतलब ये सब तो हमने पढ़ चुका है ना। हाँ ये जो पिछले चैप्टर वही है, पाइवोटिंग के साथ यूज होना है बस, है ना। तो देखो, जैसे अपन को भी पता है बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होती है, यानी कॉलम्स। आप देख सकते हो इसने कॉलम्स को काउंट किया, ट्यूटर कितने हैं, क्लासेस कितनी हैं, कंट्री कितनी है ना। ठीक, समझ में आया ना, है ना। तो वैसे ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। आपने लिखा है इसके नीचे प्रिंट, इजी है ना, DF1, बस आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना एक बार, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, ये लाल क्यों आया? मीन है, ऑब्वियसली किस पे अप्लाई होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे होगा ना। बाकी कॉलम्स क्या हैं, देयर अल्फ़ाबेट्स, हाँ देयर स्ट्रिंग्स। तो उसने मना कर दिया, भैया मीन इस पे नहीं लगा पाऊंगा, मीन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे लगा। ये लिखा है विद, ठीक है, समझ में आया, पक्का वादा है ना, बाकी बन जाएंगे। ठीक, चलो इसको नोट कर लो आज के लिए। पर ये भैया पूरा घर पे बना के देखना एक बार, बहुत अच्छे से इसको करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ग्रुप बाय। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फंक्शन ग्रुप बाय की। तो ग्रुप बाय जो फंक्शन है, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रुप बाय फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, व्हाई ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज। तो द
group by function allows to create fields, ठीक है, fields क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्रिएट फील्ड ग्रुप वाइज फील्ड हमें क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा। इट ग्रुप्स द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम को ये ग्रुप करेगा एज पर स्पेसिफिक एग्रीगेशन फंक्शन। तो आपकी मर्जी आपको क्या कमांड इसमें लगानी है, उस फंक्शन उस कमांड के अकॉर्डिंग ही ये डेटा की ग्रुपिंग कर देगा, ठीक है। अगर आपके डेटा फ्रेम में यानी कि 2 डायमेंशनल एरे में अगर ग्रुप में डेटा है, मतलब डेटा इज रिपीटिंग यानी रिडंडेंट डेटा है, तब आप ये कह सकते हो कि हम इस पे ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा ग्रुप में है तो आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करके सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स का डिटेल शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन, फिर डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट, फिर आपको यूज करना पड़ेगा ग्रुप बाय फंक्शन, और ग्रुप बाय के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन से रिकॉर्ड पे ग्रुपिंग करनी है। जैसे सपोज आप वो उसमें डालोगे कॉलम का, ठीक है, समझ में आया, पक्का, ठीक। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इसमें हमने डेटा फ्रेम बनाए थे, क्या नाम से फाइल बनाई थी, पाइवॉट नाम से, हाँ हाँ, पाइवॉट नाम से फाइल बनाई है ना। अरे मेरे को जरूरत थी बस वो टेबल की, डेटा फ्रेम, ये है ना। ये अपन ने ट्यूटर डाला है, ट्यूटर में ये नाम है, और क्लासेस डाली हैं और कंट्री डाली है ना। अब जैसे हमको ग्रुपिंग करनी है कंट्री के हिसाब से, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले ये एक्चुअल डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, डेटा फ्रेम में आपके 3 कॉलम है, ट्यूटर, क्लासेस और कंट्री। एक बार मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ इसको। ये हम गए सेव एज पे, ठीक है, ग्रुप डॉट py नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, है ना। अब इसको अगर मैं रन करूं, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपके सामने टेबल आएगा, डेटा फ्रेम डिस्प्ले होगा,
ठीक है। हो जाओ भैया। ठीक, ये हो है ना, जिसमें ट्यूटर, क्लासेस और कंट्रीज है। अब भाई ग्रुपिंग उसी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो आप जिसमें रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे भैया ट्यूटर रिपीट नहीं हो रहा, क्लासेस रिपीट नहीं हो रही, रिपीट कौन हो रहा है? कंट्री। तो आप कंट्री पे ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रिंट होने के बाद हम लिखें, हम ग्रुप बाय का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे GDF1 डेटा फ्रेम का एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें ग्रुप बाय का आउटपुट आएगा, इज इक्वल टू ऑब्वियसली जो आपका डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है DF1 डॉट, फिर आपको क्या करना है? ग्रुप। और फिर आपको उस कॉलम का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसपे आपको ग्रुपिंग करनी है, यानी कंट्रीज। ठीक है। ये ग्रुपिंग हो जाने के बाद अब आप इसको प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट फाइल पे गए, सेव किया, इसको अब रन करके देखते हैं भैया ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। नहीं, पाइथन डॉट pandas डॉट को डॉट ग्रुप ऑब्जेक्ट एट। ओके ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है पर है, इसका आंसर सही है, मतलब हाँ वही देख रहा हूँ, उस पे हो सकता है करना। नहीं तो एरर आ जाती है, एरर नहीं है मतलब सही बना है। अच्छा एक मिनट, इस पे अपन एक ये चीज करके देखते हैं, मतलब इसको प्रिंट करने की जगह पर हम क्या करते हैं, दिख रहा है ना? प्रिंट करने की जगह पर हम इसको करते हैं GDF1 डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। अब रन करके देखते हैं, फाइल पे गए, सेव एज, नहीं, फाइल पे गए, सेव और फिर रन। अब देखते हैं, हो सकता है आंसर आए, ये अब आ गया। तो अपन ने ग्रुप बाय का यूज तो किया, तो ग्रुपिंग हो गई है, बट अब अगर वो ग्रुप्स देखने हैं तो आपको गेट ग्रुप, गेट अंडरस्कोर ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन सिर्फ ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद इफ वी वांट टू शो द ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर डेटा, हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज गेट अंडरस्कोर, ठीक है, और फिर आपको वो डेटा का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है।
तो आपको गेट अंडरस्कोर ग्रुप करना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। कोई भी डाउट इसमें? समझ में आया? ठीक, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया, इसको आप जरूर से रन करके देखें। ठीक है, 1 मिनट, अच्छा चलो 1 मिनट रुक जाओ और सारी चीजें बता दूं, फिर एक साथ नोट कर लें। ठीक है, अच्छा इसी में जैसे आपने लिखा प्रिंट जो ऑब्जेक्ट है gdf1 डॉट साइज, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइज का यूज किया, साइज फंक्शन का यूज किया। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में कोई बदलाव आता है या नहीं। तो इसको सेव करते हैं और फिर से हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ग्रुपिंग दे दी गई है। जैसे ब्राजील के कितने रिकॉर्ड हैं, जापान के कितने रिकॉर्ड हैं, यूके के कितने रिकॉर्ड हैं, यूएसए के 2 हैं, और सब का जो साइज है वो क्या है, int 64 आर द बिट्स। ठीक है, तो ये साइज का फंक्शन का यूज हो गया। हाँ ठीक है, तो साइज फंक्शन is used to display the grouping count and the size of the elements in the data frame। तो डेटा फ्रेम में जो एलिमेंट है उनका साइज बताने का काम, ठीक है, और साथ में काउंट बताने का काम कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये किसका काम है, साइज फंक्शन का काम। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और होता है काउंट। ये भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। हमने यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा प्रिंट gdf1 डॉट काउंट। अब क्या होगा, इसको भी सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप इसको रन करोगे तो आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर काउंटिंग डिस्प्ले। ब्राजील का ट्यूटर 1 है, क्लास 1 है। जापान ट्यूटर 1 है, क्लास 1 है। यूके ट्यूटर 1 है, क्लास 1 है। पर यूएसए 2 ट्यूटर हैं और 2 क्लास। तो आई होप अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट ग्रुप बाय। ठीक है, साइज में क्या बताता हूँ सिर्फ, हाँ, जो आया यूएसए का साइज मतलब कि जिस कॉलम पे आपने ग्रुप बाय लगाया है उस कॉलम में रिकॉर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो बताएगा। बट काउंट, हाँ बट काउंट आपको ये बताएगा कि जिस कॉलम पे आपने ग्रुप बाय लगाया है उस कॉलम से रिलेटेड दूसरे कॉलम्स में कितने रिकॉर्ड, कंट्रीज से रिलेटेड ट्यूटर कितने, कंट्रीज से रिलेटेड क्लासेस कितनी, ये बताने का काम किसका है, काउंट। कंट्री कितनी बार रिपीट हुई है वो बताएगा साइज, है ना। काउंट बताएगा पूरे टेबल में कंट्री कितनी बार रिपीट हो रही है वो बताएगा, ट्यूटर कितने, क्लासेस कितनी। ठीक है, कोई भी डाउट अब, और यहाँ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। हाँ ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हो।